जो क्षेत्र होता है, जिसको बहुत ही ज़्यादा वो जो है उपजाऊ क्षेत्र होता है, तो उसी को दोआब कहा जाता है। और 5 नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहा गया? पंच आब, और इसी को पंजाब जो है संधि होके पंजाब हो गया। तो यही पंजाब के नामकरण के पीछे का रीज़न है। अब आते हैं हम इन दोआबों के नाम। पहला सिंधु और झेलम, इसका नाम सीधा सिंधु सागर है, सिंधु दोआब या सिंधु सागर दोआब, जो भी लिख सकते हैं, फर्स्ट। ठीक है। सेकंड जो है झेलम और चिनाब, नीचे वाली नदी का नाम च फर्स्ट, फिर जब फर्स्ट। ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा चाच। चाच दोआब किस किस के बीच में? चिनाब और झेलम। फिर रावी और चना। ठीक है। रावी का र, चना चिनाब का च न, तो ये हो गया रचना। रचना किस किस के बीच में? रावी और चिनाब के बीच में। अब रावी और ब्यास के बीच में, ब्यास को ब से कहा जाता है, तो ब बारी, इसका नाम हो गया बारी। ठीक है। ब ब्यास का, र रावी का, बारी हो गया इनके बीच का। अब व्यास और सतलज के बीच में, ब्यास को ब, ठीक है, और सतलज का सत, तो ये हो जाएगा बिस्त दोआब। तो इन्हीं के नाम आपको लिखने हैं। और इसी तरह अगर आपने ऐसा फोटो बना के लिख लिए, इसी तरह आपने अगर लिख लिए, तो बेस्ट आंसर माना जाएगा। अच्छे से डायग्राम से भी हो जाएगा, सबको समझ में भी आएगा। इसी तरह लिखना है आपको। ठीक है। नहीं तो सीधा भी लिख सकते हैं, सीधा इनके नाम लिखो, इनके किन दोनों के बीच में, नदियों के बीच में है, वो लिख सकते हैं, और उसके बाद में आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे लिखना है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राजस्थान हिस्ट्री का पार्ट है। राजस्थान में राजनीतिक जागृति में प्रजामंडल आंदोलनों के योगदान का उल्लेख करना है। कैसे राजस्थान में इन्होंने राजनीतिक जागृति लाई? मेंशन द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रजामंडल मूवमेंट्स इन पॉलिटिकल अवेकनिंग इन राजस्थान। तो पॉलिटिकली जो अवेयरनेस आई थी, वो कैसे लाया प्रजामंडल आंदोलन? तो सबसे पहले प्रजामंडल आंदोलनों ने जो है जनता को उनके अधिकारों के प्रति, राजनीतिक अधिकार जो थे उनके प्रति जागरूक किया। फर्स्ट चीज ये। सेकंड, उनको जो है आंदोलन के द्वारा अपनी मांगों और दबाव बनाने के जो है उस पर काम किया और उनको उसके प्रति जागृत किया। तीसरा, महिलाओं के अधिकारों या महिलाओं, किसानों आदि को भी इससे जोड़ा और संगठन को मजबूत किया, और संगठन को मजबूत करते हुए इन्होंने काम किया। फिर उसके बाद में राष्ट्रीय आंदोलन के जो मूल्य थे, राजनीतिक मूल्य, स्वतंत्रता, स्वराज, स्वदेशी, इन मूल्यों को प्रजामंडल के थ्रू ही जनता तक आए, वो मूल्य प्रजामंडल के थ्रू ही जनता तक आए। साथ ही राष्ट्रीय राजनीतिक नेतृत्व को प्रजामंडल ने ही राजस्थान की जनता से जोड़ा। तो ये सारे राजनीतिक जागृति के योगदान है प्रजामंडल के। तो राजस्थान में प्रजामंडल ने ही राजनीतिक जागृति की मसाल को जलाया। ठीक है। राजनीतिक जनजागृति जो थी, राजनीतिक अधिकारों के प्रति आपकी जागृति, हमारे अधिकार क्या है, हमारी जो है अधिकारों की पहुंच कैसे होगी, हमारी मांग वहां तक कैसे पहुंचे, और एक संगठन का जो स्वरूप है वो इन्होंने ही दिया था। तो मसाल को जलाया और उसे राज्य के कोने कोने तक पहुंचाया। ये थोड़ा सा वैसी लैंग्वेज अच्छी वाली, ठीक है, कोने कोने तक पहुंचाया। अब और योगदान में लिखेंगे, अगला जो लाइन लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि जनता को उनके
अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने हेतु इन्होंने किसका साधन लिया? पत्र पत्रिकाओं सम्मेलन गोष्ठियों का सहारा लिया। ठीक है, या ऐसे ही पत्र पत्रिकाओं के द्वारा जनता में अधिकारों के प्रति जागरूकता दिखाए, जागरूकता लाए। फिर इसके बाद में राष्ट्रीय आंदोलनों के नेतृत्व और मूल्यों से राज्य को जोड़ा। ठीक है, ये प्रजामंडल आंदोलन ही थे जिन्होंने कांग्रेस को राजस्थान राज्य से, क्योंकि राजस्थान राज्य जो था वो रियासती था, यहाँ पे राजाओं का शासन था, ब्रिटिश डायरेक्ट शासन नहीं था। ठीक है, तो कांग्रेस का यहाँ पर कोई रोल नहीं था। उस कांग्रेस को यहाँ से जोड़ने का काम प्रजामंडलों ने किया। प्रजामंडल ही कांग्रेस के नेतृत्व को यहाँ आमंत्रित किया, फिर उन्हीं के द्वारा लोगों को उन मूल्यों से वाकिफ कराया और उन मूल्यों और अधिकारों से वाकिफ कराया। ठीक है, इसके बाद में अगला जो हम यहाँ से अगले पेज पे कर लेते हैं, 2 पॉइंट और लिखने हैं कि प्रजामंडल नेताओं ने संगठनों का निर्माण किया। इन्हीं नेताओं ने सर्वप्रथम संगठनों का निर्माण किया, राजनीतिक संगठनों का। ऐसा कर लेते, संगठनों की बजाय राजनीतिक संगठनों का निर्माण किया, और यही संगठन जो है आगे चल के इनके प्रहरी बने, संगठनों का निर्माण किया। कौन कौन से? जैसे मारवाड़ सभा, संघ सभा, ठीक है, ये आदि, और भी जो भी है उनका नाम लिख। फिर इन्हीं प्रजामंडलों ने एक राजा और जनता के बीच में कड़ी का कार्य किया, या जनता के प्रतिनिधित्व किया। राजा व ब्रिटिश राज्य के ब्रिटिश के समक्ष जनता का राजनीतिक प्रतिनिधित्व किया। देखिए, आपको प्रजामंडल आंदोलन सबने पढ़ाया होगा, सब लोगों ने किया होगा, लेकिन आंसर को कैसे लिखना है, क्या लैंग्वेज आएगी, ये बहुत कम जगह आपको मिलता है। तो इसीलिए हम लोग आपको वही चीज़ जो काम की है, एग्ज़ाम से रिलेटेड है, उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो आप हमसे जुड़े रहिए, हमारा थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट करनी भी ज़रूरी है। ठीक है, अब आगे आते हैं। ये जैसे उनका प्रतिनिधित्व किया, साथ में इन जो प्रजामंडल के नेताओं को जब गिरफ्तार किया गया या दमनपूर्व कार्रवाई की गई, तो उनके जो है विरोध स्वरूप जनता में आक्रोश और आंदोलन की भावना जो जागृत हुई, वो भी इम्पोर्टेंट है कि नेताओं के, या मैं ऐसे ही लिख देता हूँ पीएम, प्रजामंडल, ठीक है, मोदी जी का नहीं है, ये प्रजामंडल नेताओं की गिरफ्तारी या दमन से जनता में संवेदनशीलता व
वह आक्रोश की भावना जागी, आक्रोश की भावना उद्वेलित हुई, जिससे उन्होंने आंदोलन, जिसकी परिणति, ये लिख लेते हैं, जिसकी परिणति आंदोलन के रूप में हुई। तो ये सारे उसके योगदान हैं, और इस तरह जब हम आंसर लिखेंगे तो हमारे नंबर जो है अपने आप बढ़ेंगे, अपने आप हमारे सिलेक्शन की ओर हमें ले जाएंगे। अब आ जाता है, अब मैंने कहा था ना कि भारत के भूगोल में वो 6 जो है भू-आकृतिक प्रदेश हो गए, उनका हमको 10 नंबर के हिसाब से तैयार करना है। सीधा क्वेश्चन ये भी आ गया, उत्तर भारत के मैदान का वर्णन करना है। यहाँ सिर्फ वर्णन करना है, वर्गीकरण भी साथ में करेंगे। अब उत्तर भारत का मैदान कौन सा है जो नदियों द्वारा बनाया गया है, कहाँ से कहाँ तक है, ये थोड़ा सा अपन मैप बना लेते हैं। ये हमारा राजस्थान हो गया, थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं इसको, ये राजस्थान, और ये हमारा हो गया गुजरात, इसको ऐसे कर लेते हैं, और ये हमारा हो गया बिहार वगैरह हो गया, और ये हो गया। ठीक है, तो उत्तर भारत के मैदान यहाँ से थोड़ा सा सही करना पड़ेगा हमको, ये हो गया हमारा। ठीक है, थोड़ा बहुत मैप के लिए क्षमा चाहता हूँ। ये हो गया हमारी हिमालय की पर्वतमाला, थोड़ा ऊपर से जाएगी, यहाँ से हिमालय की पर्वतमाला ये हो गई हमारी। उसके नीचे ये जो एरिया है, प्रायद्वीपीय पठार और पर्वतीय प्रदेश के बीच का जो एरिया है, ये उत्तर का मैदान है, उत्तरी मैदान। ठीक है, इसको वैसे 4 भागों में बांटा जाता है। ये क्या बोलते हैं, सॉरी, घग्गर का मैदान इधर रेगिस्तान में आ जाता है, पश्चिम मरुस्थल, और इधर उत्तरी मैदान में जो आएगा वो गंगा के 3 भाग, कौन कौन से, ऊपरी गंगा, मध्य गंगा, निचली गंगा, और उधर जो है ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ये 4 भाग इसके हो जाते हैं। कई बार इस पूरे मैदानी भाग में ही राजस्थान को जो थार का मरुस्थल है उसको भी लिया जाता है, लेकिन मेनली ये पोर्शन है आपके। ठीक है, तो उत्तर भारत के मैदान का वर्णन करना है। तो उत्तर भारत के मैदान का वर्णन कैसे करेंगे? सबसे पहले उत्तर भारत का मैदान मैप बना दिया हमने। अब इस मैदान का सबसे पहले मैंने बताया कि उसकी अवस्थिति कहाँ है, तो अवस्थिति ये लिखेंगे। पहला, प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी भाग में, और पर्वतीय जो प्रदेश है, हिमालयी पर्वतीय प्रदेश के दक्षिणी भाग में विस्तृत पूरा जो है, कहाँ से लेके, राजस्थान से लेके बंगाल और असम तक, उसे उत्तरी मैदान कहा जाता है। ठीक है, तो विस्तार जहाँ से है वो लिखेंगे विस्तार, उसको भी दोनों उसमें पर्वतीय प्रदेश के दक्षिण व पठारी, पूरा लिखना है, प्रायद्वीपीय पठारी और हिमालयी पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, पठारी प्रदेश के उत्तर में नदीय, देखो ये भी साथ में लिख लो यहाँ पे, नदीय अवक्षेपों से निर्मित समतल भूमि क्या है? उत्तरी भारत के मैदान। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट लाइन होगी, इंट्रो हो गया, सारी चीज होगी। अब इसकी थोड़ी सी डिटेल लिख लेना है कि ये जो है 3500 किलोमीटर, ऐसे लेंथ जो है इसकी 3500 किलोमीटर है, तो लंबाई लगभग 3500 किलोमीटर। हिमालय पर्वतीय प्रदेश के समानांतर चलती है ये। ठीक है, तो वो भी लिख सकते हो 3500 किलोमीटर और पर्वतीय प्रदेश के समानांतर।
यहाँ पर नदीय अवक्षेप के साथ साथ में यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के नदीय अवक्षेप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारा अगली लंबाई। चौड़ाई कितनी है, कहीं पर 300 किलोमीटर है, कहीं पर 150 भी है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 150 से 300 किलोमीटर। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट और बात है कि नदी अवक्षेप कितना, उसकी डेप्थ कितनी है, तो 1000 से 3000 मीटर इसकी डेप्थ मानी जाती है, वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं आगे। ये हमने गंगा के मैदान का पूरा लिख दिया। उसके बाद में यह मैदान डिटेल लिख रहे हैं, यह मैदान गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र मतलब गंगा और गंगा की सहायिका नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र, और इसमें जो है पंजाब और राजस्थान वाला पार्ट जो है वो भी ऐड करते हैं कई कई जगह। ठीक है, ब्रह्मपुत्र व सिंधु नदी तंत्र, नदी तंत्र के अवक्षेपों या निक्षेपों से निर्मित है। हो गया। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे, आगे इसको भागों में बांटेंगे। चूंकि प्रादेशिक वो नहीं पूछा है, जो मैंने बताया था कि ऊपरी गंगा, मध्य गंगा, निचली गंगा, वो प्रादेशिक नहीं पूछा है, हमें पूछा है उत्तरी भारत के मैदान, तो हम इसका भौगोलिक वर्गीकरण करेंगे या स्थलाकृतिक वर्गीकरण। भौगोलिक वर्गीकरण कैसे होगा, इस मैदान का 3 भागों में बांटा जाएगा। फर्स्ट होगा भाबर, सेकंड है तराई, थर्ड है जलोढ़ मैदान। ठीक है, ये आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। जलोढ़ मैदान को 2 बार, खादर और बांगर और खादर, ये हमने लिख लिया। हो गया हमारा। इस वर्गीकरण को आगे हमें डिटेल में लिखना है। भाबर क्या है, भाबर पर्वतपदीय क्षेत्रों के समानांतर 8 से 10 किलोमीटर लंबी एक पट्टी है। ठीक है, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, आपको यहाँ पे डिटेल में लिखना है। जैसे फर्स्ट किया आपने भाबर, और भाबर के सामने लिखना है पर्वतपदीय या पर्वततली के पर्वत कौन सा, शिवालिक पर्वत के। ठीक है, पर्वततली के समानांतर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी। यहाँ क्या होती है, नदियां जो है पर्वतीय मार्ग छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है और अपने साथ लाए गए बड़े पत्थरों के निक्षेप यहाँ पर, क्योंकि पर्वतों में नदियों का वेग बहुत ज़्यादा होता है, तो पत्थर और उसके साथ में जो है वेग जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा ही निक्षेप वो लाएगी। ठीक है, तो निक्षेप बड़े बड़े होते हैं, तो बड़े निक्षेपों का, बड़े पत्थरों को यहाँ पर जमा करती है। बड़े पत्थरों को जैसे ही वो निक्षेपित करती है, जैसे ही वो मैदानी क्षेत्र में आती है उसका वेग जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि जो ढलान है वो कम हो जाती है, और जैसे ही वेग कम होता है तो अपने साथ जितने भी बड़े बड़े पत्थर का निक्षेप है वो लाई है वो यहाँ पर निक्षेपित कर देती है, वहीं पे जम जाते हैं। उन पत्थरों के बीच में नदी जो है गायब हो जाती है और जो है अदृश्य हो जाती है, नीचे से बहती है, ऊपर पत्थर रहते हैं। तो वो चीज़ भी हमें यहाँ पे आगे लिखना है कि बड़े पत्थरों के कारण नदियाँ जो है प्राय इस क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। ठीक है, ये हमारा हो गया भाबर का। अब आ जाएंगे तराई का। यहाँ पे थोड़ा सा लिख रहा हूँ मैं, आपको पूरा डिटेल में लिखना है। तराई क्षेत्र क्या है, भाबर पट्टी के समानांतर 8 से 10 किलोमीटर का क्षेत्र, 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी। ठीक है, ये भी इतना ही होती है। तो 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी। ठीक है, तो इस पट्टी में क्या होता है, तो बड़े वाले जो निक्षेप थे यहाँ तक कर दिए, अब नदियाँ जो है वापस
अवतरित होती या वापस आती हुई प्रतीत होती है। और यहाँ पर जो है इनकी फिक्स नहीं रहती, पाथ जो है वो फिक्स नहीं रहता, वेग थोड़ा सा तेज होता है तो इधर उधर चलती रहती है, और इस वजह से यहाँ पर दलदली क्षेत्र निर्मित होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे दलदली क्षेत्र का निर्माण। दलदली क्षेत्र, तो इस वजह से यहाँ पर हमेशा सदाबहार वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन। ठीक है, और एक और चीज यहाँ पर लिखनी है कि भाबर क्षेत्र में गायब या लुप्त नदी यहां पुनः प्रकट होती है। वहां बड़े पत्थरों में लुप्त हो जाती है, फिर आगे आती है तो ऊपर पुनः जो है धरातल पर आती है। ये हो गया, पुनः प्रकट होती है। हो गया, तराई हो गया। अब आ जाइए जलोढ़ मैदान में। तो जलोढ़ में बांगर जो है, पुराने जलोढ़ मैदान, यहाँ पर जो है रेतीले बार जो होते हैं वो उनका निर्माण होता है, गोखुर जिलों का निर्माण होता है। और साथ साथ में यहाँ पर जो है पुराने मैदान, बाढ़ के मैदान, और प्राय इन क्षेत्रों में बाढ़ नहीं होती तो ये उपजाऊ होते हैं। और खादर क्षेत्र जो है वो नए बाढ़ के मैदान है, यहाँ पर हर साल बाढ़ आती है क्योंकि ढलान बहुत कम हो जाती है और नदियाँ जो है प्राय अपने रास्ते छोड़ देती हैं। ठीक है, नदियाँ जो है अलग अलग रास्ते से बहती है और बारिश के समय यहाँ पर हर वर्ष बाढ़ आती है, जैसे बिहार और ये वाले क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल और वहाँ पर। तो ये हो गया खादर, और इसके साथ में एक और लिख लेना, डेल्टा मैदान। डेल्टा मैदान कहाँ कहाँ है? पश्चिम बंगाल। और ये नदियाँ जो है अंत में समुद्र से मिलने से पहले डेल्टा मैदानों का विस्तृत निर्माण करती है और नदियाँ जो है वितरितकाओं में विभक्त होकर समुद्र में प्रविष्ट होती है। और यहाँ पर जो है कितने 50 से 150 किलोमीटर चौड़े जो है डेल्टा मैदान निर्मित करती है। ठीक है, और ये जो भाबर तराई के बाद में बांगर और खादर में, बांगर जो क्षेत्र है वो ब्रह्मपुत्र का लिखेंगे और वहाँ पर माजुली द्वीप का, क्योंकि सैंड बार वहीं पे बनते हैं तो माजुली द्वीप का लिख लेंगे। और खादर में फिर हम लोग वेस्ट बंगाल का उत्तरी भाग, बिहार का भाग, ये वाला खादर क्षेत्र, ये यूपी का क्षेत्र। ठीक है, ये सारी डिटेल हमको यहाँ पर लिखनी है, इनको भी लिखना है, दो लाइन में सबका डिटेल आ जाएगा और हमारा उत्तरी भारत का मैदान जो है वो पूरा डिटेल से कंप्लीट हो जाएगा। इसमें ये भी हमने डिवाइड करके लिख लिया, बाकी सारा भी लिख लिया। इस तरह हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। इसी तरह के आंसर की प्रैक्टिस करने के लिए, क्वेश्चनों को समझने के लिए, कैसे हमें आंसर लिखना है, ये देखने के लिए जुड़े रहिए कलाम की इस पहल से। थैंक यू वेरी मच।